ओके, सब लोगों को टाइम पे आना है। अगर टाइम पे नहीं आओगे तो ऐड भी नहीं किया जाएगा। ओके, अभी भी बच्चे आ रहे हैं। 7:34 हो चुका है। ओके, सब लोगों को आने दो। एक बार 1 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद किसी को भी ऐड नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, टाइम पे आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग साहिल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग न्यूटन्स का फास्ट लॉ भी पढ़ चुके हैं। न्यूटन्स फास्ट लॉ ये बोलता है, लेट से हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी का मास हमारा m है। बॉडी का मास हमारा क्या है? m है। ओके, लेट से बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स F को अप्लाई किया गया। कांस्टेंट फोर्स क्या किया गया? F को अप्लाई किया गया। ओके, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया गया। ओके, तो उसका जो सम ऑफ फोर्स बनेगा, मतलब जो नेट फोर्स उसके ऊपर बनेगा, वो नेट फोर्स कितना बनेगा? हम लोग अगर नेट फोर्स देखेंगे तो अगर राइट साइड का डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो लेफ्ट साइड का डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा नेट फोर्स बनेगा क्या? जीरो। नेट फोर्स क्या बनेगा? जीरो। मीन्स द algebraic sum of all the forces acting on a body is zero. Then we will say the net force on a body is equals to zero. Okay, अगर जितना भी फोर्स एक्ट हो रहा है एक बॉडी के ऊपर, उसका अल्जेब्रिक सम अगर जीरो हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नेट फोर्स बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, तो जब भी नेट फोर्स एक बॉडी के ऊपर क्या होता है? जीरो होता है, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये बोलता है हमारा कौन सा लॉ बोलता है? फर्स्ट लॉ। समझ में आ गया? इफ द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू जीरो, देन देयर इज नो नेट एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। If the acceleration is zero, then the body is either at rest। क्या क्या हो सकता है? The body is either at rest, और क्या हो सकता है? It moves with a constant velocity। अगर ये रेस्ट में हो सकता है, नहीं तो ये क्या कर सकता है? उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो सकता है। अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट बन जाएगा ना, तो हमारे एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो। Okay, so if a body at rest will remain at rest whenever the net force on the body is zero, and a body moving with a constant velocity moves with that particular velocity in that particular direction whenever or until the net force on a body is equals to zero। ये हमारा बोलता है फर्स्ट लॉ, उसको नोट कर लो। ओके, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। समझ में आ गया? फर्स्ट लॉ क्या है? Whenever the net force on a body is zero, or when there is no net force on a body, then the acceleration of the body must be equals to zero। Acceleration of a body must be equals to zero means that either the body is at rest or it is moving with a constant velocity। constant velocity का मतलब है it is moving with a constant speed in a particular direction। its direction neither changes nor its speed। ओके, साइज सुन लेना। अब यार सेट चैनल कौन अब पाठड़ा साइज सुन ले मन रहे हो। फिर से बोलता हूँ, सुनो। अगर एक बॉडी के ऊपर
उसमें अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब ऑल फोर्सेस का जो अलजेब्रिक सम है वो अगर कभी जीरो हो गया तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये बोलता है कौन सा लॉ बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है। ओके, और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ये वाला अगर एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो गया ना, तो हमारा दो पॉसिबिलिटी हो सकता है बॉडी का जो स्टेट का। कौन सा पॉसिबिलिटी होता है ना, बॉडी इज एदर एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में हो सकता है, या तो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा है। जब भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करेगा तो भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, और जब भी रेस्ट में होगा तब भी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गया सब लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? उसको नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले जाओ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ये हमारा शॉर्टकट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ओके, जल्दी लिख लो उसको। फर्स्ट लॉ लिखो सब लोग। हो गया सर। वेरी गुड। तो एम क्या है सागर? क्या बोले सर? एम क्या है? जो एम लिखा है वो एम क्या है? नहीं किया। हाँ, वो जो एम लिखा गया है वो क्या है? नहीं पता चल रहा है सर। मास। नॉनसेंस। वो एम क्या है? एम है मास ऑफ ए बॉडी। एम क्या है? मास मास ऑफ ए बॉडी। ऑफ ए बॉडी। ओके, एफ क्या है? फोर्स ऑन ए बॉडी। ओके, एंड ए क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। ओके, तो एन ए क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। समझ में आ रहा है? फर्स्ट लॉ सब लोगों को समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले जाओ जल्दी। फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, तो फर्स्ट लॉ जैसे हो जाएगा इसको इरेज करेंगे। ओके, वेरी गुड। सुनो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया हमारा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, इनर्शिया। और इनर्शिया इज द मेजर ऑफ द मास ऑफ ए बॉडी। ओके, इनर्शिया मास के लिए आता है। जिसका मास ज़्यादा हो उसका इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा, और जिसका मास कम हो उसका इनर्शिया भी क्या होता है, कम होता है। ओके, तो इनर्शिया बोलता है अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो चाहता है कि वो रेस्ट में रहेगा, पर नहीं रह पाता है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा अप्लाई अगर किया जाता है तो ये डिस्प्लेस होकर एक जगह से दूसरी जगह को चले जाता है। ओके, नहीं तो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है, अगर एक बॉडी मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो चाहता है कि वो उसका स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखे। ओके, तो अगर एक बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो भी अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये चाहता है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चले। ओके, पर ये नहीं हो पाता है। फोर्स अप्लाई करने से उसका मूवमेंट चेंज हो सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, उसका स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है। ओके ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, उसको इरेज कर देते हैं। रोजलिन, Yes, sir. what is Newton's second law? पढ़ाई नहीं हो रहा है।
ओम प्रसाद, ओम प्रसाद पाणिग्राही। ओके साई राम, बोलो तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ बोलो। When an external unbalanced force is applied on a body, then the body accelerates and the direction of acceleration is the same of force applied and is equal to F is equal to ma. हाँ, वेरी गुड। तो if an unbalanced external force is applied on a body, then the body accelerates and the direction of acceleration must be in the direction of the force applied, and the magnitude of the force applied must be equals to mass times its acceleration। ये बोलता है हमारा सेकेंड लॉ। ओके, तो सेकेंड लॉ को हम लोग अगर लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी ले जाओ, इसको इरेज करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो ये बोलता है अगर कभी भी एक बॉडी में नेट फोर्स अगर जीरो नहीं होगा तो क्या होगा। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या होगा। सेकेंड लॉ बोलता है अगर एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो बॉडी का क्या होगा। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो बॉडी का क्या आता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अगर नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। ओके, ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। व्हेनेवर देयर इज ए एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन ए बॉडी, तो कैसे बन जाएगा वो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ लो कि एक बॉडी हमारे पास है, एक बॉडी के ऊपर हम लोग एक फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, एक ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। ओके, ये वाला जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये वाला अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो सम ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये वाला जो सम ऑफ एफ है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, मतलब उसका कुछ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। व्हेनेवर देयर इज एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स then there is some acceleration, acceleration must be produced by that force। okay, so यहाँ पर acceleration भी जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ acceleration उसका आएगा। ओके, और वो वाला जो acceleration है, वो वाला जो acceleration है वो फोर्स के डायरेक्शन में आएगा, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा मास टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। ओके, ये वाला हमारा कौन सा लॉ है, ये वाला हमारा है सेकेंड लॉ। ओके, ये वाला हमारा कौन सा लॉ है, ये वाला सेकेंड लॉ है। ये वाला को लिखो जल्दी, ऐसे पढ़ने से नहीं चलेगा, पढ़ के आना पड़ेगा, ये क्लास 8 नहीं है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो और भी मार्क्स कमेगा, घटेगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। ओके, रंगीन सपना जो देखुच 4 दिन पढ़ी मार्क आंदी, तो न्यूटन सेकेंड लॉ का शॉर्टकट हो गया। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, इफ there is an unbalanced external force on a body, then the body accelerates and the direction of the force is in the direction of the acceleration, and the force, the magnitude of the force must be mass times its acceleration। समझ में आ गया। आशुतोष, आशुतोष, Yes sir. समझ में आ रहा है। Yes sir. ओके, करिश्मा, यस सर। समझ में आ रहा है। हाँ, तो बोलो तो न्यूटन सेकेंड लॉ।
करिश्मा सोई बोलती सर हाँ सर बोलती बोलती हूँ कब? जब उसका नींद करते Newton's second law of motion states that the acceleration of an object is directly proportional to the net force. एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। कहाँ लिखा है ये वाला? हम लोग अभी सुन रहे हो ना? तुम सुन रहे हो? हाँ तो मैंने क्या बोला अभी? नहीं हो रहा है सर। मैंने क्या बोला अभी? जो मैंने बोला वो बताओ। सर, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं सर, मैं रेलवे स्टेशन के पास होती हूँ तो वो सिग्नल देती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। तो मैंने अब बोला कि अगर एक बॉडी में कुछ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया जाएगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, और जो एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा, और जो फोर्स होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मास टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन होगा, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। ओके, मास एंड एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। इतना ही है सेकेंड लॉ। ओके, और सेकेंड लॉ को जो डिराइव किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? उसका ओरिजिनल स्टेटमेंट से किया जाता है। तो न्यूटन ने जो बताया था, न्यूटन ने क्या बताया था? उन लोगों के टाइम में एक्सेलरेशन का कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ था। ओके, उन लोगों के टाइम में एक कंसेप्ट था मोमेंटम। तो वो बोले थे मोमेंटम को लेकर न्यूटन ने क्या बोला था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है एक बॉडी का फोर्स अप्लाई करने से, अगर कोई भी एक बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो उसका मोमेंटम में चेंज होगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी में चेंजेस हो जाएगा, मास में तो चेंज नहीं हो सकता है। अगर समझ लो कि हम लोग क्या करेंगे, एक बच्चे को एक टीचर क्या करेगा, एक डंडा पकड़ेगा और भगाएगा मार मार के। ओके, तो क्या उसका मास में चेंजेस होगा? मास में चेंजेस नहीं होगा, पर उसका वेलोसिटी में चेंजेस होगा। धीरे धीरे वेलोसिटी में चेंजेस होगा ना। वेलोसिटी में कैसे चेंजेस होगा? उसका स्पीड में भी चेंजेस होगा और उसका डायरेक्शन में भी चेंजेस होगा। डायरेक्शन में चेंजेस होगा ना समझ में आ रहा है? ओके, तो जब एक मारा जाएगा किसको, एक डंडा पकड़कर, तो उसका वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है पर उसका मास में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे उसका मोमेंटम में धीरे धीरे चेंजेस आएगा। ओके, जब भी मोमेंटम में चेंजेस आएगा तो क्या हो जाएगा? जब भी मोमेंटम में चेंजेस आएगा तो जो टाइम के अनुसार जो मोमेंटम चेंज होता है वो फोर्स के साथ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बोले थे कौन? ये बोले थे हमारा न्यूटन। ओके, तो हम लोगों का आ जाएगा क्या? हम लोगों का आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, सो अगर टाइम रेट ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको प्रोपोर्शनलिटी को अगर विड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को एक कांस्टेंट चाहिए। कौन सा कांस्टेंट चाहिए? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए। ओके, तो हमारा F इक्वल्स टू क्या बनेगा? K इंटू डेल पी बाई डेल टी बनेगा। ओके, और डेल पी का मतलब क्या है? डेल पी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड डेल टी का मतलब क्या है? डेल्टा टी, और डेल टी का मतलब है चेंज इन टाइम। ओके, जैसे डेल पी होता है चेंज इन मोमेंटम, वैसे ही डेल टी क्या होता है? चेंज इन टाइम। ओके, सो डेल पी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, डेल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू उसका फाइनल मोमेंटम माइनस उसका क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम। ओके, चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? F इज इक्वल्स टू के इंटू ये बनेगा हमारा पी एफ माइनस क्या बनेगा? पी आई बाई बनेगा डेल्टा टी। ओके, तो हमारा F इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं के इंटू पी एफ। क्या है? पी एफ है बॉडी का फाइनल मोमेंटम, और मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है? मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू क्या होता है? वेलोसिटी। ओके, अगर एक बॉडी का हम लोगों का इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा u,
और उसका अगर फाइनल मोमेंटम अगर हो जाएगा v, तो हम लोग का इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा पी आई इक्वल्स टू एम इंटू यू, और हमारा फाइनल मोमेंटम पी एफ इक्वल्स टू क्या बनेगा एम इंटू वी। ओके, समझ में आ रहा है? ये बॉडी अगर ऐसे चल रहा है तो ये बॉडी अगर ये वाला डायरेक्शन में चल रहा है तो हम लोग का समझ लो कि उसका इनिशियल मोमेंटम u था, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो ये डिस्प्लेस होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसका जो वेलोसिटी है वो u से बढ़कर कितना हो गया है, u से बढ़कर हो या घटकर हो, u से उसका वेलोसिटी v हो गया है। ओके, और ये वाला जो वेलोसिटी चेंज हो गया है, ये वाला टाइम कितना है उसका, कितने टाइम में ये सब हो रहा है, t टाइम में हो रहा है। कितने टाइम पे हो रहा है, t टाइम पे हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा चेंज इन टाइम, ये हमारा क्या हो जाएगा चेंज इन टाइम डेल्टा t, और हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हमारा बनेगा एम भी माइनस क्या बनेगा एम यू, क्योंकि ये फाइनल मोमेंटम माइनस क्या हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एम भी माइनस क्या लिखेंगे एम यू, ओके, बाय लिखेंगे डेल्टा टी, बाय क्या लिखेंगे डेल्टा टी। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ मोस्ट बिकॉज टू के इंटू एम इंटू के। सब लोगों को दिखाई दे रहा है अभी? दोस्तों जी, सब लोगों को दिखाई दे रहा है? दिखाई? ओके, थोड़ा सा वेट करो हमारे, हाँ थोड़ा सा वेट करो। एड़ा ऑन कर लो, एड़ा ऑन करे। थोड़ा सा वेट करो। ओके, बोला सब पढ़ी थो ना? एड़ा गोटे विचार पढ़िया पड़े तीन लग घुसबे खाली रंधन पढ़ले इन पाठ पढ़ले कौन पढ़ुचु किन मन रो, पढ़ुचु किन मन रो नहीं किचल मन रो, तो पढ़ुचु किन मन रो। ओके, रुद्रेश, रुद्रेश हाँ बोलो तो न्यूटन सेकेंड लॉ। हाँ बोलो। अगर हम एक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा, और वो बॉडी एक्सेलरेट जिस डायरेक्शन वो एक्सेलरेट फोर्स जिस डायरेक्शन से अप्लाई होगा उस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। हाँ ओके, तो
लिपिका, व्हाट इज एक्सेलरेशन? लिपिका, ऐसो ही पढ़। ओके, ये कौन है? बोलो, जो भी हैंड रेज किया है बोलो, व्हाट इज एक्सेलरेशन? Sir, rate of change of velocity by time. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, वेरी गुड। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी का वेलोसिटी में चेंजेस आ गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अगर वेलोसिटी किसी का भी चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ओके, घंटा लाउच सब लोगों को रिस्पॉन्ड करना है जैसे पूछा जाएगा। अनुश्रिया, अनुश्रिया पंडा, Yes, sir. व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ? नहीं आ रहे? अनुश्रिया, न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं आ रहे? कितने लोग बोल सकते हो न्यूटन सेकेंड लॉ? हैंड रेज करो अपना। कितने लोग बोल सकते हो? फास्ट आदित्य, स्वयं सार्थक, रुद्रेश, रोजेलिन, संकेत, साईराम, ओके, सुश्री, साई स्वरूपा, सुमित्रा पाड़ी, ओके ठीक है, इतने। अनुश्रिया, अनुश्रिया बोलो। अनुश्रिया, माइक ऑन करो और बोलो। ओके, हैंड रेज तो होता है पर बोलते नहीं हो। रोजेलिन, Yes, sir. बोलो। Sir, if an unbalanced force is applied on a body, then the body starts accelerating towards the direction of the velocity of the body. Towards the direction of the velocity of the body, it is a wrong statement. It is accelerated in the direction of the force applied. Okay, net unbalanced force applied. उसका वेलोसिटी जो भी डायरेक्शन में होता है ये नहीं, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है वो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने लगता है। ओके, समझ में आ रहा है? क्या बोलना है? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. क्या बोलना है आप बोलो जल्दी। If an unbalanced force is applied on a body, then the body starts accelerating towards the direction the force applied. और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये नहीं बोलना है क्या? Sir, mass times acceleration. मास टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। ओके, वेरी गुड। Oh hell,
ओके, वेरी गुड। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? देखो देखो यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट लॉ। ओके, फर्स्ट लॉ क्या है? एक बॉडी है जिसके ऊपर लेट से इस डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई किया जाता है, इस डायरेक्शन में भी F फोर्स अप्लाई किया जाता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, तो ये एक बैलेंस्ड फोर्स हो गया। तो उसका मीनिंग है द सम ऑफ फोर्स ऑन दैट बॉडी इज जीरो, सो देर इज नो नेट एक्सेलरेशन, सो द एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। एंड द एक्सेलरेशन जीरो मीनिंग है, उसका मतलब है either द बॉडी इज एट रेस्ट और द बॉडी इज मूविंग विथ a constant velocity, that is velocity of the body is constant। ओके, ये है हमारा फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ बोलता है, सेकेंड लॉ जो है वो बोलता है इफ एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड है वो अगर एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब द सम ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, अगर सम ऑफ फोर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और जो फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में होगा। ओके, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड लॉ। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ। ओके, लेट्स से देर आर टू बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी, and they collide with each other। okay, body B, let's say body B is at rest and body A moves towards body B and collide with body B। okay, body B क्या था? समझ लो कि रेस्ट में था, बॉडी A आ गया, उसके साथ टकरा गया। ओके, जैसे ही बॉडी A टकराया गया तो बॉडी A क्या करेगा? बॉडी B के ऊपर एक फोर्स डालेगा, बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स डालेगा या नहीं डालेगा? तो बॉडी बी भी क्या करता है? बॉडी ए के ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स डालता है। बैकवर्ड फोर्स मतलब एक रिएक्शन फोर्स डालता है। जैसे समझ लो कि मैं मृण्मयी को थप्पड़ लगा दूंगा एक, तो मृण्मय भी क्या करेगा? मेरे को भी एक थप्पड़ लगा देगा, लगाएगा ना। तो समझ लो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। समझ लो कि मैं टीचर नहीं हूँ। ओके, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक अनजान आदमी हूँ, मैं आकर किसी को एक थप्पड़ लगा दूंगा, तो वो क्या करेगा? तो वो भी बैक करके मेरे को एक थप्पड़ लगा देंगे। तो मैं जो थप्पड़ लगाऊंगा वो होता है एक्शन, और वो जो थप्पड़ लगा रहा है वो होता है रिएक्शन। ओके, समझ में आ गया? हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो है एक्शन, और तुम लोग जो हंस रहे हो वो है क्या? रिएक्शन। ओके, जो वाइट कलर दान तो देखिए हंस जो हो गया। ओके, लेट्स से ए बॉडी ए ट्रेवल्स टुवर्ड्स बॉडी बी एंड कोलाइड विद बॉडी बी। ओके, बॉडी ए क्या किया? बॉडी बी पे टकराया गया। क्या हो गया? उन लोगों का टकराव हो गया। जैसे ही टकराव हो गया, बॉडी ए क्या करता है? बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स डालता है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनो। बॉडी ए क्या करता है? बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स डालता है, और जो फोर्स डालता है उसको हम लोग बोलेंगे FBA। ओके, और FBA का मतलब क्या है? FBA का हमारा मतलब है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, FBA का हमारा मतलब है फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ओके, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और बॉडी बी क्या करता है? बॉडी ए के ऊपर एक फोर्स डालता है, उसको हम लोग बोलेंगे FAB। FAB क्या है? FAB का मतलब है, FAB का मतलब है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ओके, समझ में आ रहा है? तो FBA का मतलब है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एंड FAB का मतलब है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है
इसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्शन फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्शन फोर्स। ओके, जो भी फोर्स पहले अप्लाई किया जाता है एक बॉडी के ऊपर वो होता है एक्शन फोर्स। और ये वाला फोर्स हमारा जो हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा रिएक्शन फोर्स। ओके, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? रिएक्शन फोर्स। समझ में आ रहा है एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स? ओके, जैसे ही समझ में तुम लोगों को आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो तो, ये वाला जो न्यूटन्स थर्ड लॉ बोल रहा है, हाँ कोड रिएक्शन। ओके, रिएक्शन का स्पेलिंग गलत है, उसको सही करेंगे, ठीक है, उसको रिएक्शन। अभी ठीक हो गया, ये हो जाएगा क्या? रिएक्शन फोर्स। ओके, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बोल रहा है कि जो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है ये दोनों इक्वल होगा। एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होगा? ये दोनों इक्वल होगा, मतलब एफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू एफ वी ए। ये उसका पहला स्टेटमेंट है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है न्यूटन्स थर्ड लॉ का, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा उसका मतलब है एफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। और जो नेगेटिव का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? द फोर्स मस्ट बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ ईच अदर। ओके, तो नेगेटिव साइन मीन्स दैट, नेगेटिव साइन क्या मीन करता है? फोर्सेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, फोर्सेस आर क्या हो जाएगा? ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एंड ये क्या हो जाएगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द टू फोर्सेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एंड तीसरा स्टेटमेंट उसका है मस्ट बी इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। तीसरा स्टेटमेंट उसका क्या है? मस्ट बी इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। सो मस्ट बी इन सेम लाइन ऑफ एक्शन। ओके, सो ये क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों फोर्स का, उसका डायरेक्शन भी अपोजिट है, और ये एक ही लाइन पे एक्ट होता है। एक ही लाइन पे एक्ट होता है मतलब इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो लाइन पे ये काम करता है, वो दोनों ही लाइन क्या है? सेम है। अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा? मैंने बोला था अगर लाइन ऑफ एक्शन एक ही बॉडी पे सेम नहीं होगा, समझ लो कि हमारा ये वाला एक बॉडी है, उसके ऊपर यहाँ एक फोर्स अप्लाई किया जाएगा F, और उसका अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया जाएगा F। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, पर उसका लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ? क्या होगा? कपल ऑफ फोर्स बोला जाएगा। और कपल से क्या होगा? हाँ, कपल से क्या होगा? एक क्वांटिटी आएगा टॉर्क। ओके, तो हमारे टॉर्क जनरेट होगा यहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्या जनरेट होगा? टॉर्क जनरेट होगा। ओके, और टॉर्क को ऐसे एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको टाउ बोलते हैं। टॉर्क, ये समझ लो कि ये टॉर्क का सिंबल है। ओके, और ये वाला जो टॉर्क है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये कपल ऑफ फोर्स से जनरेट होता है। और ये दोनों फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ये दोनों फोर्स को बोला जाता है कपल ऑफ फोर्सेस। ओके, कपल ऑफ फोर्सेस। तो कपल ऑफ फोर्सेस से एक क्वांटिटी आता है और उसको क्या बोला जाता है? टॉर्क। इसको टॉर्क बोला जाता है। मतलब ये वाला बॉडी जो है वो ऐसे घूमना शुरू करेगा। कैसे घूमना शुरू करेगा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे घूमना शुरू करेगा। ओके, ये वाला उसका एक्सिस हो जाएगा, ये वाला एक्सिस के चारों तरफ वो ऐसे घूमना शुरू कर देगा। ओके, इसको टॉर्क बोला जाता है। टॉर्क मतलब एक एक्सिस के चारों तरफ क्या है? घूमना। ओके, पर उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, पर रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट होगा। रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये घूमना शुरू करेगा पर ये लैटरली डिस्प्लेस नहीं हो सकता है, ये एक ही जगह पे रहेगा और घूमना शुरू कर देगा। ओके, अगर फोर्स कपल हो जाएगा तो। फोर्स कपल कैसे होता है? अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो। ओके,
अगर ये तीनों कंडीशन किसी बॉडी के पास है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, क्या ये बैलेंस फोर्स हो सकता है? क्या ये बैलेंस फोर्स हो सकता है? ओके, तो बैलेंस फोर्स का कंडीशंस क्या है? बैलेंस फोर्स का भी कंडीशन जो है, ये तीनों कंडीशन ही बैलेंस फोर्स का होता है। तो बैलेंस फोर्स का जो कंडीशन होता है BALA, बैलेंस्ड फोर्स। ओके, बैलेंस फोर्स का जो कंडीशन होता है, ये तीनों कंडीशन में बैलेंस फोर्स होता है। ओके, तो बैलेंस फोर्स क्या ये हो पाएगा क्या? मेरा क्वेश्चन ये है। यस सर। ओके, आदित्य के यस है। और क्या बैलेंस फोर्स हो सकता है? ओके, चंदना, क्या बैलेंस फोर्स हो सकता है? नो सर। हाँ, अरे ये सर नो, जिसके यस है वो हैंड रेज करो, जिसका नो है वो हैंड रेज मत करो। ओके, कौन कौन बोलता है कि बैलेंस फोर्स हो सकता है वो हैंड रेज करो। ओम प्रसाद, आदित्य, मोनी सपाड़ी, ओके, बादल आचार्य, लिपिका, तरुण राव, स्वयं सार्थक, शाश्वत सिंह, एम गौतम, ओके, रोजालिन, ओके ओके। तो कितने लोगों का, बहुत सारे लोगों का हाँ आया है कि ये बैलेंस फोर्स हो सकता है। ओके, तो तुम्हारा लेफ्ट साइड में न्यूटन्स फास्ट लॉ लिखा है, न्यूटन्स फास्ट लॉ लिखा है। ओके, न्यूटन्स फास्ट लॉ क्या बोलता है? जब भी बैलेंस फोर्स हो जाएगा उसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। सब लोग देख पाते हो? तुम्हारा लेफ्ट साइड में, बोर्ड का लेफ्ट साइड में फास्ट लॉ लिखा हुआ है। जब भी नेट फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर 0 हो जाएगा, बॉडी का एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि मैं एक बॉडी को फोर्स अप्लाई करूंगा पर उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर बैलेंस फोर्स हो जाएगा तो, बैलेंस फोर्स अगर हो जाएगा तो सम ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? सम ऑफ फोर्स 0 हो जाएगा ना। अगर 0 हो जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता है। उसका मतलब ये है, हम लोग एक ट्रक से टकरा जाएंगे। एक ट्रक अगर 80 किलोमीटर का स्पीड से आ रहा है, हम लोग उस पर टकरा जाएंगे पर हमारा मूवमेंट नहीं होगा। ऐसे हो सकता है क्या? समझ लो कि मैं खड़ा हूँ रोड पे, एक ट्रक आके मेरे से टकरा गया, 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है उसका, तो क्या मैं रहूँगा? मैं उड़कर चला जाऊँगा ना। ओके, अगर बैलेंस फोर्स हो रहा है, ये वाला जो कंडीशन है ये बैलेंस फोर्स का कंडीशन है। अगर यहाँ पे बैलेंस फोर्स हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। उसका एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन 0 नहीं हो रहा है। ये वाला उसका प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? जब भी बैलेंस फोर्स होता है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। पर यहाँ पर एक बैलेंस फोर्स है पर उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, तो हम लोग उसको बैलेंस फोर्स ही नहीं बोलेंगे। ओके, जो बैलेंस फोर्स का और एक कंडीशन होता है, वो जो 2 फोर्स है ना, वो एक ही बॉडी के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। पर ये जो 2 फोर्स है ये अलग अलग बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है। ये क्या होता है? अलग अलग बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है, इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना क्यों कैंसिल आउट नहीं हो रहा है? क्योंकि ये वाला जो 2 फोर्स है ये अलग अलग बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग और एक कंडीशन को लगाएंगे, कंडीशन नंबर 4, दे मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ओके, समझ में आ गया? डिफरेंट बॉडीज का मतलब क्या है? दे मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी का मतलब ये है, अगर फोर्स, जो पहला फोर्स है अगर ए बी के ऊपर अप्लाई करेगा, जो दूसरा फोर्स है वो बी ए के ऊपर अप्लाई करेगा। ओके, पर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था? यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, जो न्यूटन्स फास्ट लॉ पे अगर देखेंगे हम लोग, तो एक ही फोर्स, 2 फोर्स एक ही बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता था। 2 फोर्स को एक ही बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये फोर्स नंबर हमारा 1 हो गया और ये हमारा फोर्स नंबर 2 हो गया। ओके, ये जो 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है 2 बॉडी के ऊपर,
ये दोनों बॉडी के ऊपर हो रहा है, मतलब एक ही बॉडी के ऊपर नहीं हो रहा है। अगर एक ही बॉडी पे होता तो उसका जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना बन जाएगा, 0। पर ये अलग अलग बॉडी पे हो रहा है, इसलिए उसका नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है। अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो उसका कुछ नेट एक्सेलरेशन आएगा। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ये है कि व्हाई द एक्शन रिएक्शन फोर्स डू नॉट कैंसिल ईच अदर। एक्शन रिएक्शन फोर्स क्यों कैंसिल नहीं करते हैं ईच अदर को, दो दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। ओके, उसका सारा कंडीशन क्या होता है, बैलेंस फोर्स जैसा होता है, पर ये कैंसिल क्यों नहीं होता है, ये क्वेश्चन होता है। ओके, हाँ, वेरी वेरी गुड, रॉन्ग आंसर, ये है एक रॉन्ग आंसर, वेरी वेरी गुड, रॉन्ग आंसर। हाँ, ये है करेक्ट आंसर। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये उसका ट्विस्ट है। ओके, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में थर्ड लॉ? ओके, वेरी गुड। तो बोले ଏବେ ଶୁଣେ, ମୋ ମନ ତୋତେ ଢାଇ ନା ଚପଡ଼ାରେ ମାରିଲି, ବୋଲେ ମୋ ହାତ ତୋ ଗାଲ ଉପରେ କ'ଣ ଗଲା, ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲା, ଆଉ ତୋ ଗାଲ ମୋ ହାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲା, ହେଲା। ବୋଲେ ଗାଲ ହାତ ଉପରେ କଲା ଆଉ ହାତ ଗାଲ ଉପରେ କଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ବଢ଼ି ହେଇଗଲା ନା, ଦିଟା ଫୋର୍ସ। ମନର ତୋତେ ଦି ଆଡ଼ୁ ଦିଟା ଚପଡ଼ା ମାରା ହେବ। ଏବେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଚପଡ଼ା ମାରିଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ବୁଲିବ, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଢାଇନା ଚପଡ଼ା ମାରି ତୋ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୁଲିବ, ହେଲା। ମୁଁ ମାତ୍ର ଇନ୍ ଧରି ତ ଦୁଇଟି ଜାଗା ଗାଲୁ ଧୋଡ଼ 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 ଦୁଇ ହାତରେ ଚପଡ଼ା ପକେଇ ବୋଲି କ'ଣ ହେବ, ଗାଲଟା କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯିବ, ମୁଣ୍ଡଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନା, ସେଇଟା କୁହା ବାଲାନ୍ସ ଫୋର୍ସ, ହେଲା। बोले इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जदि गोटे बॉडी पर एक्ट करियो बोले सेटा हम बैलेंस फोर्स, है बुझा पड़ला? हाँ, एबे बुझा पड़ियो। ओके, तो हो गया न्यूटन थर्ड लॉ। क्या हुआ तरुण राव? तरुण राव, यस सर। क्यों कैंसिल नहीं हो रहा है वो दो फोर्स? दो दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, have same in they are same in magnitude, opposite in direction and have same line of action, but they do not cancel each other. Why? Because they act on different bodies. If they would act on the same bodies, then क्या हो जाता, उसका जो नेट फोर्स है वो 0 बन जाता, उसका नेट फोर्स 0 बन जाता और उसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं आता। पर यहाँ पे वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो दो अलग अलग बॉडी के ऊपर हो रहा है, इसलिए उसका जो नेट फोर्स बनेगा वो 0 नहीं बनेगा। मतलब जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं बनेगा, और जैसे ही नेट फोर्स 0 नहीं बनेगा हमारा उसका कुछ एक्सेलरेशन आएगा। ओके, समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। तो ये है हमारा चैप्टर, ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर। ओके, हम लोग उसका कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द 3 लॉस ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे लिखा है, सब लोग देख सकते हो, ये वाला फर्स्ट लॉ है हमारा। ओके, और ये वाला है हमारा सेकेंड लॉ, और ये वाला हमारा हो गया थर्ड लॉ। ओके, और फर्स्ट लॉ मैं फिर से बताता हूँ, अगर नेट फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर 0 हो जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। सेकेंड लॉ बोलता है अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो फोर्स का डायरेक्शन में आएगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो बनेगा F = ma, मास टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन बनेगा। और हमारा जो थर्ड लॉ बोलता है वो बोलता है ईच एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स का
एक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिएक्शन फोर्स भी होता है। ओके, उसका स्टेटमेंट अगर हम लोग लिखेंगे तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट उसका बनेगा ईच एक्शन फोर्स, ईच एक्शन फोर्स has an equal and opposite reaction force। ओके, तो एक्शन फोर्स का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी होता है। समझ में आ रहा है? और ये उसका 4 कंडीशन होता है। ये चारों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सेकंड कंडीशन क्या है, द टू फोर्सेस शुड बी अपोजिट इन डायरेक्शन। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, दे मस्ट बी इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। मतलब ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, मतलब जो काम करते हैं ये दोनों वो सेम लाइन ऑफ एक्शन होता है। और चौथा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और ये वाला इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बोलता है, दे मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, दे मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, मतलब वो अलग अलग बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं। और ये वाला है हमारा चैप्टर नंबर 8, लॉस ऑफ मोशन। ये वाला स्क्रीनशॉट ले जाओ सब लोग। हाँ हाँ सर ये स्टेटमेंट किसका लिखे, स्टेटमेंट कौन से लॉ का लिखे? थर्ड लॉ का। ये वाला कौन सा लॉ है रे? थर्ड। हाँ थर्ड, तो थर्ड में लिखना है, ये वाला थर्ड लॉ है। ओके, ये वाला थर्ड लॉ है, तो थर्ड लॉ पे लिखना है। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट भी लिख चुके हैं, ये वाला थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट बोलता है ईच एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। और ये वाला उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। ओके, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले जाओ, जिसको लिखना है वो घर में लिखना है। ओके, हम लोग उसका कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे लास्ट 2 मिनट्स में, जल्दी जल्दी उसका स्क्रीनशॉट ले जाओ। 26 हुआ है, 27 हुआ है, और 2 मिनट है। ओके, हाँ हाँ वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो हम लोग उसका कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ का। और मैंने बोला था कि हम लोग बायोफिजिक्स सीखेंगे। बायोफिजिक्स का मतलब है बायोलॉजी को रिलेट करके हम लोग कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे। पर न्यूटन्स लॉ में कुछ बायोलॉजी पे उसका कुछ एप्लीकेशन नहीं होता है, बायोलॉजी पे उसका कुछ एप्लीकेशन नहीं होता है। एक ही बायोलॉजी का एप्लीकेशन होता है, किसी को अगर थप्पड़ लगाएंगे तो हम लोग को वो बैक करके और एक थप्पड़ लगा देंगे। ओके, कोई गांधी जी अब नहीं होता है, हैं? कौन होता है? हाँ, तो सुनो, ये वाला हो गया ना सब लोगों का। तो हम लोग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ का कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। तो एप्लीकेशन पे देखो, तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्या क्या हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट लॉ का ये एप्लीकेशन। ओके, देखो दिखाई दे रहा है सब लोगों को? नो सर। दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है। दे रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है। क्या दिख रहा है तुम लोगों को? क्या दिख रहा है? सुनो, जो जम्मू कश्मीर होता है, नहीं तो लद्दाख एरिया होता है, जो ऊंची एरिया, मतलब जिसका अल्टीट्यूड हाई हो, जो भी एरिया का अल्टीट्यूड हाई हो, उसमें ज़्यादा क्या होता है, आइस होता है, आइसफॉल होता है, उसको आइसफॉल बोलते हैं। ओके, स्नोफॉल, तो उसमें ज़्यादा स्नोफॉल होता है।
मतलब उसमें आइस होता है चारों तरफ, जो सॉइल में आइस होते हैं। ओके, उसमें क्या किया जाता है, एक गेम खेलते हैं बच्चों लोग एक गेम खेलते हैं, स्लेडिंग। ओके, स्लेडिंग। तो स्लेडिंग ना, तो स्लेडिंग क्या होता है, स्लेडिंग का मतलब है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बैठ जाएंगे, नहीं तो एक उसका पर्टिकुलर एक क्या आता है, एक क्या आता है, हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर प्लास्टिक आता है जिसके ऊपर हम लोग खड़े होकर या बैठकर स्लेडिंग कर सकते हैं। ओके, और एक बच्ची को उसका पापा ने, वो अगर स्लेडिंग करना चाहता है तो एक बच्ची को एक स्लेड के ऊपर बैठा कर और उसका पापा उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ओके, वो क्यों पुश कर रहा है, स्लेडिंग विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द चाइल्ड एंड द स्लेड इज बैलेंस्ड बाय एन अपवर्ड नॉर्मल फोर्स एक्सेटेड ऑन द ग्राउंड। मैं उसको समझा रहा हूँ और उसको ध्यान से समझना कि इसमें कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। सुनो, बच्ची का कुछ मास है, ये वाला बच्ची का कुछ मास आएगा, बच्ची का मास होता है या नहीं होता है? होता है। ओके, जब भी एक बच्चा का मास होता है तो उसका ग्रेविटी खींचेगा और कौन सा डायरेक्शन में खींचेगा, ग्रेविटी हमेशा ही उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा। तो ये होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब उसका जो वेट है उसको हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा। ओके, तो वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट होता है तो वो नीचे चलना चाहिए, पर नीचे नहीं जाता है। तो अगर नीचे नहीं जाता है तो हम लोग बोलेंगे उसको कोई बैलेंस कर रहा है, और उसको जो भी बैलेंस कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। और ये जो नॉर्मल फोर्स है ये हमेशा जो भी सरफेस के ऊपर हम लोग बैठेंगे वो वाला सरफेस हम लोगों के ऊपर करता है। ओके, तो ये दोनों जो फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स हो गया और ये वेट हो गया, ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। नॉर्मल फोर्स और वेट एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। इसलिए उसका जो एक्सेलरेशन बनता है ये दोनों फोर्स के लिए, वो क्या बनता है, 0 बनता है। पर उसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है बच्ची का अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो उसका पापा उसको पुश कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में, पापा उसको कौन से डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ये वाला डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, राइट साइड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट साइड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ये 8th क्लास में तुम लोगों को पढ़ाया गया था कि अप्लाइड फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ओके, और ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये वाला बैलेंस होता है कहाँ, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस होता है हमारा अप्लाइड फोर्स से। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स भी बैलेंस हो जाता है। इसलिए जो बच्ची है वो क्या करता है, देखो तो यहाँ पे लिखा है द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द चाइल्ड एंड स्लेड इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। The adult's foot exert a forward force that balances the backward force of friction on the sled. Hence, there is no net external force on the child and the sled, and they slide with a constant velocity. Okay? अगर ये वाला जो सारा फोर्स है ना, ये वाला सारा फोर्स जो बच्चे के ऊपर एक्ट हो रहा है वो सारा बैलेंस हो जाता है। इसलिए उसके ऊपर जो नेट फोर्स बनता है वो बन जाता है क्या, 0। अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा तो वही कांस्टेंट वेलोसिटी को वो मेंटेन करके चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं किया जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो बच्ची क्या करेगा, स्लेड होते जाएगा, मतलब उसका जो चलना वो चलते रहेगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग और एक एप्लीकेशन को देखेंगे, और एक एप्लीकेशन के बाद हम लोग उसको नोटबुक में लिखना है कि नहीं? हाँ, इसको नोटबुक में लिखना है कि नहीं सर? नहीं, मैं उसको भेज दूंगा, तुम लोगों को अगर लिखना है तो लिखेंगे। ओके, और एक एप्लीकेशन में दिखाता हूँ तुम लोगों को, नोटबुक में लिखना है, उसका एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और एक एप्लीकेशन दिख रहा है तुम लोगों को, द डिजाइन ऑफ हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स। The design of high performance motorcycle
फंडामेंटली बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, और न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा क्या बोलता है कि गाड़ी कितना स्पीड में चलेगा, ये कौन से लॉ को बेस करके होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ को बेस करके होता है। और न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा क्या बोलता है, F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू क्या बोलता है, ma। और सब लोगों को क्या चाहिए, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलना चाहिए। सब लोगों को क्या चाहिए, हाँ 100 गाड़ी चले, 100 गाड़ी चले पड़े ना, नहीं, हाँ, तो सब लोगों को स्पीड चाहिए। तो सब लोगों को अगर स्पीड चाहिए तो हम लोगों को चाहिए एक्सेलरेशन ज़्यादा होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो एक्सेलरेशन कब ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जब अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो फोर्स अप्लाइड अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ये हम लोगों को पता चलता है। पर हम लोगों को चाहिए क्या, स्पीड, ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलना चाहिए, ज़्यादा स्पीड से चलना चाहिए, एक्सेलरेशन ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो एक्सेलरेशन कैसे ज़्यादा होगा, समझ लो कि मैं एक बॉडी के ऊपर कम फोर्स अप्लाई करूँगा, एक मोटा वाला बॉडी के ऊपर, एक ब्लॉक के ऊपर, एक बड़ा सा ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूँगा और एक छोटा सा ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूँगा, तो किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। समझ लो कि मेरे पास एक बॉडी है, ये वाला, एक बॉडी है ये वाला। ओके, तो ये है m1 और ये हमारा क्या है m2। उसके दोनों के ऊपर मैं F फोर्स अप्लाई करूँगा, दोनों के ऊपर क्या करूँगा, F फोर्स अप्लाई करूँगा। तो मेरे को बोलो A1 ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन 1 ज़्यादा होगा या एक्सेलरेशन 2 ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन 2। हाँ, कौन सा ज़्यादा होगा, सर 2। एक्सेलरेशन 2 ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन 2 क्यों ज़्यादा हो गया, एक्सेलरेशन 2 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका मास क्या है, कम है। ओके, मास क्या है, कम है। जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का वो फोर्स के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर जो एक्सेलरेशन होता है वो मास के साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो मास के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम लोगों को ऐसे गाड़ी डिज़ाइन करना चाहिए जो कम वेट का हो और जिसका इंजन का पावर ज़्यादा हो। अगर इंजन का पावर ज़्यादा हो जाएगा तो वो फोर्स अप्लाई कर सकता है गाड़ी के ऊपर, और अगर मास कम हो जाएगा तो हम लोगों का ज़्यादा एक्सेलरेशन आ सकता है। तो इसलिए गाड़ी को क्या किया जाता है, लाइट वेट का किया जाता है और उसमें एक पावरफुल इंजन को फिट किया जाता है, तो जाके हमारा जो गाड़ी है वो 100 90 में चल सकता है। ओके, क्लियर। तो ये होता है सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन। ओके, थर्ड लॉ का भी एक एप्लीकेशन है। थर्ड लॉ का हाँ 2 मिनट सॉरी लेना, ये थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है और जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं। थर्ड लॉ का एप्लीकेशन क्या है, ब्लेम न्यूटन्स लॉस। मतलब हम लोग न्यूटन्स लॉ को ब्लेम कर सकते हैं। हमारा गाड़ी क्या हो गया है, एक ट्री पे टकरा गया है, टकरा कर तो क्या हो रहा है, द कास्ट ऑफ, ये वाला स्क्रीनशॉट ले जाओ, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, अभी टाइम हो गया है। हाँ हाँ भेज दूँगा, भेज दूँगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. एग्जाम्पलर क्वेश्चन